ऐसा नहीं है, उसके जरिए हम समाज को, देश को कुछ देने जा रहे हैं। इसीलिए हमने दिया है ऐसी करनी कर चुनो। एक दिन आए हैं नौकरी में, एक दिन नौकरी से जाएंगे। ठीक उसी तरह से जैसे एक दिन जन्म लिया, एक दिन मरेंगे। तो कुछ छाप छोड़ के जाइए और अपने को साबित करके जाइए कि हम में योग्यता भी है और हम समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं, ताकि आगे लोकतांत्रिक व्यवस्था में लगे कि हाँ, महिलाओं को जब अधिकार और कर्तव्य मिला था तो बेस्ट परफॉर्मेंस किया। यदि आप बेस्ट नहीं दीजिएगा तो फिर वही मध्यकाल वाली स्थिति हो जाएगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था मान लीजिए ध्वस्त हो जाता है तो आपको फिर जैसे अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में वो अधिकार नहीं है जो अपने हिंदुस्तान में है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ बच्चों को विकसित कीजिए, जो बड़ा नागरिक बन करके इस देश के मूल्यों को भी विकसित करेगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी विकसित करेगा, और उसी लोकतंत्र में आप लोगों की आबरू और भविष्य का जो है वो काम करने का जो है अवसर भी मिलेगा। तो हम आपसे एक अपील करने के लिए ही मीटिंग बुलाया है और कोई विशेष बात था नहीं। आता है न बड़का जात बन के आता है, न छोटका जात बन के आता है, वो सब एक माटी का तोंदा या कोरा कागज बन के आता है। तो जो कुछ भी आप उसके दिमाग पर या कोरा कागज पर लिख देंगे संस्कार के रूप में, कट्टरवाद, उदारवाद, मतलब विज्ञतावाद या अंधवाद, अंधभक्ति, तो बस उसी के रूप में उस संस्कार के जीवन भर वो रिएक्ट करते रहता है। जैसे आप लोग पढ़े होइएगा कि जैसी चाबी भरी राम ने वैसा चले खिलौना। तो सबसे प्राइम दायित्व है आप लोगों का कि हर हाल में बच्चे में वो संस्कार दें। आज हम एक डॉक्टर पैदा कर रहे हैं, इंजीनियर पैदा कर रहे हैं, आईएएस पैदा कर रहे हैं, लेकिन कैरेक्टरवान जो देश और समाज के प्रति डेडिकेटेड हो, समर्पित हो, ऐसा व्यक्तित्व पैदा नहीं कर पा रहे। क्यों? तो उसके जड़ में पुरुष से ये नहीं होगा। ये जब भी करेंगी तो महिलाएं ही करेंगी, और उनका दायित्व जो है बहुत ही बृहत्तर है पुरुष से। तो ऐसी स्थिति में हम 3-4 आंगनबाड़ी का सर्वेक्षण किए हैं स्कूलों के साथ साथ, तो उसमें हमने देखा है कि बच्चों की उपस्थिति कम है। अब ऐसा है कि आंगनबाड़ी जो है वो नर्सरी कंसेप्ट से आया है। नर्सरी मतलब कि उसका जो है जन्म, अंकुर से लेके लालन पालन, मतलब इस अवस्था का जो है आपका, तो वहाँ कन्वेंट में बच्चे को लोग भेज रहे हैं, नर्सरी में नहीं भेज रहे हैं। तो क्या आप में योग्यता कम है कन्वेंट वाले से? कन्वेंट में जबकि बेरोजगार लोग पढ़ा रहे हैं, आपसे कम योग्य लोग पढ़ा रहे हैं, समाज अपने बच्चे को वहाँ भेज रहा है लेकिन आपके पास भेज नहीं रहा है। तो उसको आकर्षित कैसे करें बगैर किसी भेदभाव के? तो आकर्षित करने के लिए आपको कुछ हुनर दिखाना पड़ेगा, कभी गीत गा के, कभी कहानी सुना करके, कभी बच्चों के साथ और तरह का जो है मतलब नया नया प्रयोग करके तो उसको दिखाना पड़ेगा, ताकि बच्चे आकर्षित होकर के आपके पास आए। आप उसकी सेवा कीजिए, उसमें कुछ यदि आप डाल रहे हैं तो ऐसा डालिए कि उसका गार्जियन भी प्रभावित हो कि नहीं, आंगनबाड़ी मेरा बच्चा जाएगा तो अच्छा होगा। क्योंकि हमने बेगूसराय में देखा है कि कई सारे सरकारी स्कूल इतने अच्छे अब हो गए हैं कि वहाँ के अगल बगल के इर्द गिर्द के अच्छे अच्छे कन्वेंट स्कूल बंद हो गए, क्योंकि गार्जियन वहाँ से अपने बच्चों का नाम कटवा करके स्कूल में भेज रहे हैं, आंगनबाड़ी में भेज रहे हैं। तो वो कंपटीशन यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? आप आदर्श क्यों नहीं स्थापित कर सकते हैं? तो हमारी अपेक्षा है कि आप लोग आंगनबाड़ी को एक मॉडल आंगनबाड़ी के रूप में विकसित कीजिए। ट्रेनिंग तो आपको विधिवत अपने प्रशासनिक तौर पर और तरह का मिलता ही रहता है, और ये डेडिकेशन कीजिए कि ये मेरा सिर्फ ये नौकरी पेशा नहीं है, उसके जरिए हम समाज को, देश को कुछ देने जा रहे हैं। इसीलिए हमने दिया है ऐसी करनी कर चुनो। एक दिन आए हैं नौकरी में, एक दिन नौकरी से जाएंगे। ठीक उसी तरह से जैसे एक दिन जन्म लिया, एक दिन मरेंगे। तो कुछ छाप छोड़ के जाइए और अपने को साबित करके जाइए कि हम में योग्यता भी है और हम समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं, ताकि आगे लोकतांत्रिक व्यवस्था में लगे कि हाँ, महिलाओं को जब अधिकार और कर्तव्य मिला था तो बेस्ट परफॉर्मेंस किया। यदि आप बेस्ट नहीं दीजिएगा तो फिर वही मध्यकाल वाली स्थिति हो जाएगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था मान लीजिए ध्वस्त हो जाता है तो आपको फिर जैसे अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में वो अधिकार नहीं है जो अपने हिंदुस्तान में है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ बच्चों को विकसित कीजिए, जो बड़ा नागरिक बन करके इस देश के मूल्यों को भी विकसित करेगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी विकसित करेगा, और उसी लोकतंत्र में आप लोगों की आबरू और भविष्य का जो है वो काम करने का जो है अवसर भी मिलेगा। अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ कुछ क्षमा प्रार्थी के साथ, यदि कहीं कोई बोलने में त्रुटि हो गई हो तो माफ करेंगे सर। आपका तो पद भी बड़ा है, हृदय भी बड़ा है, तो निश्चित रूप से आओ आप अपने मुखारबिंद से हम लोगों को थोड़ा सा हौसला अफजाई करेंगे सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थी साहब।
आप बोलने में त्रुटि नहीं करते हैं, काफी अच्छा बोलते हैं। तो मुझे तो लग रहा था कि अगर यहाँ पे संगीत कार्यक्रम के लिए बाहर से टीम भी बुलाने की जरूरत नहीं थी, आप ही उसके लिए सक्षम थे। बहुत बढ़िया आवाज भी है आपकी मधुर। तुमसे मिलकर और तुम्हें सम्मानित करके मैं अपने आप को सम्मानित कर रहा हूँ। तू ही देश का और राष्ट्र का भविष्य है, ठीक है। आगे को क्या करना है, खूब पढ़ना है, लिखना है और IAS IPS यानी देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी बनना है। और तुमों को इंसाफ करना है, न्याय करना है। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। गांधी ने किया, अम्बेडकर ने किया। I am a mixture of Gandhi, Nehru, Tagore, Allah once and shown patriots Gandhi। मधुवन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो को जीवन देता है, मधुवन खुशबू देता है। सर्वास्मि, we all are same। अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं मानव ब्रह्म हूं। क्यों? क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम लोग ईश्वर अंश हैं, तो मैं ही जो वो ब्रह्म है उन्हीं का अंश, यानी समुद्र के पानी का एक बूंद हूं, तो मैं भी पानी का वही गुणधर्म रखता हूं। अहम ब्रह्मास्मि। फिर हमारे पुरुष सूक्त में जो आया है वेद में, ऋग्वेद में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये एक्चुअली विभाजन था ही नहीं। हमने कुछ तेज तर्रार लोगों ने अपने स्वार्थों के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए इस तरह का विभाजन दिखा करके हमें भटकाया, और जिसका परिणाम देश को भुगतना पड़ा गुलामी के रूप में। क्योंकि हम सामाजिक रूप से विभक्त हो गए थे, सिर्फ 4 वर्णों में ही नहीं बल्कि 4000, 5000, 6000 जातियों और उपजातियों में। जबकि पुरुष सूक्त का वो फिलॉसफी, उसकी सही व्याख्या यह है कि हर एक इंसान को ब्राह्मण बनना चाहिए। यानी उसमें बताया गया है कि मस्तिष्क विराट पुरुष का, अर्थात हर एक इंसान को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना लिखना चाहिए, गुण अर्जित करना चाहिए, विद्या अर्जित करनी चाहिए, चाहे वो जहां से भी मिले। दूसरी बात, ये हर एक इंसान को लड़ना झगड़ना पड़ता है, अर्थात डिफेंसिव और ऑफेंसिव, जहां जरूरत हो आक्रामक और जहां अपनी बचाव करनी जरूरी हो वहां उसकी कला सीखनी चाहिए। यानी क्षत्रियत्व के गुणों को धारण करना चाहिए हर एक इंसान को, यहां तक कि नारी पुरुष सबको। और अपना तथा अपने परिवार का, समाज का, देश का भरण पोषण करने के लिए, यहां तक कि मानवता का, कि हम ज्यादा से ज्यादा यहां उत्पादन करेंगे तो जहां नहीं हो रहा है, अफ्रीका के कालाहाड़ी में नहीं हो रहा है, उड़ीसा के कालाहाड़ी में नहीं हो रहा है, कालाहाड़ी में नहीं हो रहा है, तो हम उसको दे सकें। तो ज्यादा से ज्यादा आर्थिक गतिविधि करके हमको भी संपन्न होना चाहिए, समाज को भी संपन्न बनाना चाहिए, देश को भी संपन्न बनाना चाहिए, मानवता को संपन्न बनाना चाहिए। यह है आपका वैश्वत्व, जो हर एक इंसान में वैश्वत्व का गुण होना चाहिए। और शूद्रत्व हमारे सभी धर्म शास्त्रों में कहा गया है, सेवा अस्माकं परमो धर्म, सेवा परमो धर्म। और हमने तो उल्टी गंगा बहा दी है कि हम जो 80 से 90% मेरा समाज सेवा करने वाला है, उत्पादक वर्ग है, उसको हमने शूद्र, अति शूद्र, अछूत कह के घृणा किया है। तो एक्चुअली मैंने उससे घृणा नहीं किया है, बल्कि उसके कर्म से, उसके उत्पादन करने की शक्ति से घृणा किया है। और इसका कुफल हमको भी भुगतना पड़ा है, हमको भी भुगतना पड़ा है, समाज को भी, देश को भी, कि हम बारंबार गुलाम बने। उत्तिष्ठत् जाग्रत प्राप्य वारं निबोधत, जागिए, उठिए
और देश और समाज को देने के लिए अपने वंचित क्षेत्र में वैसा कर्म कीजिए जो ये बता सके कि हमने इस दुनिया को बल्ब दिया, हमने इस दुनिया को पंखा दिया, हमने इस दुनिया को कंप्यूटर दिया, हमने इस दुनिया को अध्यात्म दिया, हमने इस दुनिया को ध्यान दिया, हमने इस दुनिया को योग दिया, हमने इस दुनिया को मैथमेटिक्स दिया, हमने इस दुनिया को जीरो दिया। अर्थात अच्छा है कुछ ले जाने से देकर ही कुछ जाना। इसीलिए महान हिंदू धर्म और भारत धर्म आपसे अपील करता है कि आप किसी गुरु के बहकावे में आकर के अपने इस संसार को माया ना कहें, मोह ना कहें, उसके प्रति कर्तव्यों से भागे नहीं, पलायन नहीं करें, कहीं कोई शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि आपका पेट आपके साथ है और आप कितनी भी तपस्या करेंगे तो झूठा आप बोलेंगे कि मैं खाता नहीं हूं, लेकिन आपको खाना है और आप ठग के या भीख मांग के खाएंगे। और एक्चुअली भीख मांग के खाना सबसे बड़ा पाप है महान हिंदू धर्म में। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि चलिए उठिए, संसार को कुछ न कुछ, अपने परिवार को कुछ न कुछ, अपने समाज को कुछ न कुछ दे के जाइए। यही एक्चुअली महान हिंदू धर्म और भारत धर्म है। और इसके लिए मैं भी आपसे अध्यक्ष भारत निर्वाचित समाज की ओर से अपील करता हूं, आइए और अपने देश समाज को खुशहाल बनाएं। बेटियां किसी भी तरह से हमारी कमजोर नहीं है। ये जो है ये एक्चुअली जितना हम अपने आप को बनाएंगे वैसा बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने खिलाड़ियों के परिचय के समय में ही कहा था, खिलाड़ियों को गिव योर बेस्ट परफॉर्मेंस, और आपने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। इसके लिए मैं सभी दर्शकों से अपील करता हूं कि इनका भव्य तालियों से स्वागत करें। एक्चुअली जीत हार ज्यादा मायने नहीं रखता है, मुख्य चीज है खेल भावना। स्पिरिट ऑफ प्ले का आपने परिचय दिया है, संघर्ष काफी किया है और हमको लगा कि एक्चुअली ये मैच विश्व स्तरीय स्पिरिट को दिखाया है। इसके लिए मैं तहे तहे दिल से आप सभी प्लेयर्स का स्वागत करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ और सारे दर्शकों को, अपने मुख्य अतिथि को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस अवसर पर हमारे कि कोई अल्लाह अकबर, जय बजरंगबली, राधे राधे या अली करके कोई भारत को गोल्डन मेडल ओलंपिक में जीता है क्या? बगैर साधना की कोई नहीं जीतता है। यार नहीं तो ऐसे ऐसे वादे किए जाते हैं कि मैं कमाऊंगी कुछ खाना तेरा कौन चाहता है पति पत्नी प्रेम का वो भी मजबूरी में प्यार बीताने सादे रखी गला के मिल गई का दिला के मिलती कदिया के। इस 65 साल में भी ये दुल्हनिया का ये रुख है, बहुत संभाल के रखे हैं, तभी ऐसा है। जी हाँ, अपने हाथों से नहीं, पैर और सिर से भी खिलाते हैं। रे दुल्हनिया पिया की प्यारी मोरी प्यारी रे दुल्हनिया। क्या बात है, देखिए गाल काट लिया है।
उपाय कीजिए, तपस्या है, इसी से संसार चलता है। एक जाता है तो एक आता जहां दूसरा। थैंक यू। बहुत जतन से रखना ही पड़ता है भैया, आप भी रखना। तो भाए कैसे हर तरफ आग है, दामन को बचाए कैसे हर तरफ आग है। दुनिया के विकसित देशों में हमारी छवि परंपरागत कमोबेश अभी भी यही है, बहुत चीज़ बदला नहीं है। और हम अभी भी हिंदू मुस्लिम कह करके और एक दूसरे से नफरत करके, विज्ञान से दूर भाग करके, पाखंड और अंधविश्वासों का प्रचार करके विश्व गुरु बनने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के देशों में जो नेगेटिव छवि है वो हमारी अभी भी कमोबेश वही है। चलिए उसको हम देख। नकारात्मक छवि है और वो ये है कि भारत अज्ञानियों, अंधविश्वासियों एवं मूर्खों का देश है। भिखमंगों, फकीरों, पाखंडियों एवं ठगों का देश है। बेईमान, क्लीब और कायरों का देश है। शक्तिहीन, एकताहीन, आदर्शहीन, चरित्रहीन, बिखरे हुए दिग्भ्रमित लोगों का देश है। पुरुषार्थहीन और तेजहीन, मात्र धारा की दिशा में ही बहने वाले मुर्दों का देश है। चंद रुपयों एवं तुच्छ स्वार्थों के खातिर बिकने वाले भ्रष्ट लोगों, गद्दार जयचंद्रों एवं मीर जाफरों का देश है। एक दूसरे का पैर खींचने वालों का देश है। देश हित से अधिक व्यक्तिगत स्वार्थों को तवज्जो देने वालों का देश है। अनंत एवं अनवरत अपमान सहते रहने फिर भी नहीं सुधरने वाले हेहर एवं थेत्थरों का देश है। सेखी बघारने एवं अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वालों का देश है। अधिकांश नपुंसक सियार सदृश बुद्धिजीवियों, भाट चारणों, चापलूसों एवं दलालों का देश है। कुछ जंगली जानवरों सदृश परंपरागत कुलीन जमींदारों एवं 85% दलित पिछड़ा रूपी कीड़े मकोड़ों का देश है। भारत अज्ञानियों, अंधविश्वासियों एवं मूर्खों का देश है। भिखमंगों, फकीरों, पाखंडियों एवं ठगों का देश है। बेईमान, क्लीब और कायरों का देश है। शक्तिहीन, एकताहीन, आदर्शहीन, चरित्रहीन, बिखरे हुए दिग्भ्रमित लोगों का देश है। पुरुषार्थहीन और तेजहीन, मात्र धारा की दिशा में ही बहने वाले मुर्दों का देश है। चंद रुपयों एवं तुच्छ स्वार्थों के खातिर बिकने वाले भ्रष्ट लोगों, गद्दार जयचंद्रों एवं मीर जाफरों का देश है। एक दूसरे का पैर खींचने वालों का देश है। देश हित से अधिक व्यक्तिगत स्वार्थों को तवज्जो देने वालों का देश है। अनंत एवं अनवरत अपमान सहते रहने फिर भी नहीं सुधरने वाले हेहर एवं थेत्थरों का देश है। सेखी बघारने एवं अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वालों का देश है। अधिकांश नपुंसक सियार सदृश बुद्धिजीवियों, भाट चारणों, चापलूसों एवं दलालों का देश है। कुछ जंगली जानवरों सदृश परंपरागत कुलीन जमींदारों एवं 85% दलित पिछड़ा रूपी कीड़े मकोड़ों का देश है। दुनिया के विकसित देशों में हमारी छवि परंपरागत कमोबेश अभी भी यही है, बहुत चीज़ बदला नहीं है। और हम अभी भी हिंदू मुस्लिम कह करके और एक दूसरे से नफरत करके, विज्ञान से दूर भाग करके, पाखंड और अंधविश्वासों का प्रचार करके विश्व गुरु बनने की कोशिश कर रहे हैं। हर तरफ आग है, दामन को बचाए कैसे हर तरफ आग है।
जानवर, नेकेड जानवर है जो स्वार्थ से चलायमान होता है। इसलिए मैं अध्यक्ष सांस्कृतिक प्रधानमंत्री भारत धर्म जय हिंद। रंगबाज, धोखेबाज, बलशाली जो दुनिया पर शासन कर रहा था कम से कम 1 सदी से, ने पहले इजराइल से आक्रमण करा करके और अब खुद ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर आक्रमण करके तीसरे विश्व युद्ध की विधिवत शुरुआत कर चुका है। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। देखिए कम से कम 100 करोड़ से ऊपर आदमी मरेंगे, इसमें भारतीयों का क्या हश्र होता है, क्योंकि मूर्ख शासक समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। आपको लोगों की बातचीत भी यहाँ पर सुनाई दे रही होगी। दहशत में लोग नजर आ रहे हैं, कोई बातचीत यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। लेकिन आप देखिए 2:30 बजे का मुझे कौन खानाबाद अनुवाद ईरान के प्रधानमंत्री पर हमला किया गया। 3 सबसे महत्वपूर्ण साइट पर अटैक किया गया। फोर्डो जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर साइट ईरान की थी उस पर अटैक किया गया। इसके बाद जिस तरीके से जब नाश मनुज पर छाता है वह विश्व युद्ध में कूद जाता है। महाभारत में कहा गया कि 18 अक्षौहिणी सेना मारी गई, साथ में जनता भी। प्रथम विश्व युद्ध में तकरीबन 10 लाख से ऊपर मारे गए लोग, द्वितीय विश्व युद्ध में 1 करोड़ 40 लाख के आसपास, और तृतीय विश्व युद्ध जो अघोषित रूप से 2 सालों से चल रहा है, अभी तक 15 से 16 लाख मारे जा चुके हैं, और अंत होते होते निश्चित रूप से यह 100 करोड़ के आसपास होगा। तो मैं आपका सांस्कृतिक प्रधानमंत्री भारत धर्म। कोई बोल राम राम, कोई खुदाए, कोई तेरे हुसैया, कोई अल्लाह है, अहम सर्वास्मि, वी ऑल आर सेम। दाग है यारो जिसका जमीर गुलाम है, उसका जीना भी क्या जीना जिसका जमीर गुलाम है। देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी बोला मेरा, रंग दे बसंती चोला मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। समाज का अध्यक्ष हूँ। अभी तक चेक एंड बैलेंस वो संतुलित नहीं रहा है, जिसके कारण मेरा देश बटा था मुस्लिम लीग हिंदू महासभा के आपसी टकराव में। लेकिन जी हाँ, समाज विस्तृत रूप से अपनी किताब में नेकेड शक्ति में, जो आपको दिख रहा होगा, ये 2004 में ही वर्ल्ड बुक फेयर में राष्ट्रपति कलाम साहब को, अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर साहब को, विपक्ष की नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी अमेठी में दे चुका हूँ, और दिल्ली के सभी बुक स्टोर्स पर ये उपलब्ध है, जिसको पढ़ने के बाद एक्चुअली ये डीलिंग इन हायर हिस्ट्री, एक्सक्लूसिव हायर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, जूलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, सेक्सोलॉजी, सुसाइडोलॉजी, थियोलॉजी, पॉलिटिक्स, एस्से, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स, इसको पढ़ करके लोग विद्वान ही नहीं बनते, डिप्लोमेट भी बनते हैं। एक्चुअली आडवाणी जी को भी मैंने वर्ल्ड बुक फेयर में हाथ में दिया था, लेकिन उन्होंने 15 मिनट में लौटा दिया। फिर देखिए कैसे मोदी जी ने उनको गच्चा दे दिया। एक्चुअली भारत निर्मात्री समाज को बचाएं, बल्कि देश, समाज और अपने इंस्टीट्यूशंस को, डेमोक्रेसी को बचाएं।
भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास यही जीवन का आधार है। को एक्चुअली सबसे विकसित, शक्तिशाली और विश्व गुरु बना दूंगा। सबका विकास होगा और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सबको एक कर दूंगा। ये खुला मंच पर मेरे पास रोड मैप है। आए अपने वतन को स्वर्ग बनाए, विश्वास। और मेरी तो तमन्ना ये है, मेरी तो आशा ये है, ईश्वर से प्रार्थना ये है कि हिंदुस्तान ऐसा बने कि जिससे सारी दुनिया कहे कि अगर आज़ाद बनना है तो हिंदुस्तान के जैसे आज़ाद बनो। बनाए, विश्वास, अलौकिक शक्ति, आशा, ये सब मिलेगा, बल्कि रोजगार भी मिलेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जय राम जी की, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। बचाएं, बल्कि देश, समाज और अपने इंस्टीट्यूशंस को, डेमोक्रेसी को बचाएं। जय